तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? फोर्स मॉडल में हमने सीरीज देखा, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सारा। और फिर कुछ ऐसे केसेस लिए जहां पे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है कि फोर्स कुछ अलग दिया हुआ है, तो हाउ टू फाइंड एनर्जी, हाउ टू फाइंड रेडियस। ठीक है। और एक सवाल कहा था, आईआईटी ने पूछा है बहुत अच्छा सा, जिसमें कहा था डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल मोशंस में बोर्स मॉडल के कॉन्सेप्ट को यूज करना, कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज क्वांटाइज्ड, आई ओमेगा इज क्वांटाइज्ड, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लिखने के लिए कहा था। कुछ बच्चों ने देखा होगा। सो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में बाइनरी स्टार सिस्टम तुमने पढ़ा होगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। इट इज सेंटर ऑफ मास विच विल रिमेन फिक्स्ड। तो बोर्स ने क्या किसको फिक्स रखा था? न्यूक्लियस को। तो लिखो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन moves around center of mass of electron plus nucleus system। ठीक है ना। सो इसको अगर हम रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट से डिस्कस करें, so instead of mass of electron this should be replaced by reduced mass। और ये हमने एसएचएम में ये सब में देखा था या बाइनरी स्टार सिस्टम में भी देखा था कि इसको एक मास जैसा रिप्लेस कर दें और इसके बाद रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मास कितना आता है? m dash, that should be mass of the electrons into mass of the neutron divided by mass of the nucleus। m dash is slightly, m dash देखोगे तो वो क्या है? स्लाइटली लेस देन me। ठीक है, यहां तक क्लियर? लिख लो यहां तक। सो m dash जो है वो स्लाइटली लेस देन me। जो बोर्स मॉडल में हमने लिखा था En इज इक्वल टू माइनस, बच्चों यहाँ पे क्या था? me ऊपर था ना, 1/n² माइनस 1/n²। सो me के प्रोपोर्शनल है। तो जो me बोर्स ने यहाँ पे पुट किया था और एक्चुअल जो आएगा m डैश वो थोड़ा कम होगा। अगर मान लो मैं बात करूं
कि फर्स्ट एनर्जी स्टेट का फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 सपोज बोर्स के फॉर्मूला से आया, तो एक्चुअली क्या होगा, -13.6 के जगह पे -13.59 काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, इफ वी टेक डेल्टा ई, हमारे लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डेल्टा ई, तो यहाँ पे एम डैश आ जाएगा, सो डेल्टा ई जो बोर्स ने प्रेडिक्ट किया है, और डेल्टा ई जब हम एक्चुअल, दैट मीन्स कंसीडरिंग न्यूक्लियस मोशन, तो इसको अगर कंसीडर करेंगे तो विच वन इज ग्रेटर, डेल्टा ई फॉर एनी टू, ये एम डैश आता है बच्चों, एम डैश कम है तो ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, है ना। तो बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली अगर जो भी वेवलेंथ था लैम्डा जो बोर्ड्स ने प्रेडिक्ट किया, और ये स्लाइटली की बात कर रहा हूं, ग्रेटर नहीं, स्लाइटली ग्रेटर, बहुत डिफरेंस कम आएगा, क्योंकि ये एम डैश देखो तो रफली ये कितना है, बहुत ही छोटा सा वैल्यू है ये बच्चों, एम डैश बाई एम ई, जो हम डिफरेंस देख रहे हैं तो क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस, ये रफली मास ऑफ द न्यूक्लियस जो है 1836 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा 1837, ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही है, डिफरेंस जो है बहुत ही कम है। लेकिन जो भी अगर हम लोग डिस्कस करें कि है, तो वेवलेंथ ऑफ द बोर्स ने जो प्रेडिक्ट किया वो स्लाइटली लेस देन लैम्डा एक्चुअल, कैन बी से दैट, इतना डिटेल में कहीं तुम्हें लिखा नहीं मिलेगा। ऋतुजीत क्या समझ में आया, अगर हम न्यूक्लियस के मोशंस को कंसीडर करेंगे तो ऐसा आएगा, सर वो अपने लास्ट में क्या लिखा है, लैम्डा बोर स्लाइटली लेस देन द लैम्डा एक्चुअल, एक्चुअल मतलब न्यूक्लियस के मोशंस को कंसीडर कर रहे हैं, एक्चुअली न्यूक्लियस भी मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग अराउंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। स्वाति जोगलेकर क्या ये समझ में आया? हाँ सर। अच्छे से कि हाँ क्या डिफरेंस होगा अगर हम न्यूक्लियस के मोशंस को कंसीडर कर रहे हैं, जो कि बोर्स ने नहीं किया था, तो बोर्स ने जो वेवलेंथ प्रेडिक्ट किया था और जो एक्चुअल देखा गया उसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा, लेकिन कौन बड़ा है थोड़ा सा डिफरेंस में, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। बट कहोगे कि उस समय तो बहुत फेमस हो गए थे, बोर्ड एक्चुअली मैच किया था, मैंने बोला भी था कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है, बिकॉज हमारे पास उस समय जो इंस्ट्रूमेंट था वो इतना रिफाइंड नहीं मेजर करता कि थोड़ा सा भी चेंज को वो बता पाए, तो रफली इक्वल ही था। लेकिन एक चीज और देखा गया, जैसे सपोज n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जो वेवलेंथ आ रहा है ना, जो भी 121 समथिंग का आ रहा था, यही आ रहा था ना, फर्स्ट मेंबर ऑफ द लायमन सीरीज। जब बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया गया तो एक्चुअली यहां पे एक नहीं 2 लाइन थे, बहुत ही फाइन सेपरेशन था,
मतलब सेपरेशन का मतलब कि एक का वेवलेंथ सपोज 121.01 था और लेट्स एक दूसरे का 121.02 नैनोमीटर था। पहले ये दोनों तो एक ही लगता था, लेकिन जैसे जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया कि वी कैन सेपरेट कि हाँ अलग अलग है, तो बहुत ही फाइन गैप दो स्पेक्ट्रम में इस वेवलेंथ के लिए दिखा। तो साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया कि ये दो फाइन गैप क्यों है, व्हाट इज द रीजन। और ये रीजन था बच्चों ड्यूटेरियम, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन नहीं ड्यूटेरियम भी कुछ है कुछ, और ड्यूटेरियम के कॉरेस्पॉन्डिंग n=2 से n=1 में जो आएगा उसका एनर्जी थोड़ा डिफरेंट होगा। कहोगे क्यों? तो m' फॉर हाइड्रोजन और m' फॉर ड्यूटेरियम में कौन बड़ा है बच्चों? ठीक है, तो तुम चेक करोगे ड्यूटेरियम में क्या होगा, यहाँ पे 2Mn आएगा, m' जो हो जाएगा Me/2 मास ऑफ द न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ट्वाइस हो जाएगा, है ना, डिवाइड बाई Me प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन लिख रहा हूं, न्यूक्लियस डबल हो जाएगा उसका। अब ये तो ऑलमोस्ट और भी Me के पास होगा, M' थोड़ा छोटा रहेगा, तो कैन वी से दैट कि M' जो है वो स्लाइटली लेस देन सही बोल रहा हूं क्या? M' स्लाइटली लेस होगा, दैट मीन्स अगर मान लो इसको H अल्फा भी बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट लैम्डा H अल्फा बोल देता हूं, लैम्डा H अल्फा ये हो गया वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन फॉर अल्फा का मतलब नेक्स्ट ये कन्वेंशन में बताऊंगा, एक्सरेज में भी अल्फा बीटा गामा ऐसे यूज करते हैं। तो 2 से 1 आया तो अल्फा का दी, और लैम्डा ऑफ डी अल्फा कहूं ड्यूटेरियम का फर्स्ट, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो इससे पहले हम लोग एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ He अल्फा, this is slightly less than energy of D alpha. Can we say that? So अगर एनर्जी इसका कम है H अल्फा का तो ये रहेगा। बच्चों ये बहुत डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। सर हाँ सर एक और बार मास वाला एक्सप्लेन कर दो ना। मास वाले एक बार और एक्सप्लेन कर दें, ठीक। अच्छा सुनना, एक मास m, देखो एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा, मास m और m है, इसको अगर हम रिड्यूस्ड मास इसका लें, रिड्यूस्ड मास, तो कितना आ जाएगा रिड्यूस्ड मास? m m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 m/2, ठीक है। लेकिन अब मैं कहता हूं कि नहीं, एक ये m ही रखता हूं और इसका मास ना 2m कर देता हूं, तो इस केस में रिड्यूस मास कितना होगा? m इंटू 2m डिवाइड बाई 3m, कितना आ जाएगा ये?
2m/3, 2m/3 का मतलब 0.66 m, ये कितना है 0.5 m। नाउ यू कैन से दैट कि जैसे जैसे इसका मास बढ़ाते जाओगे रिड्यूस मास जो है वो m के करीब पहुंचते जाएगा 0.5। ये जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ द प्रोटॉन जो है 1836 टाइम्स है। तो यहां से क्या आ जाएगा Me और 1836 डिवाइड बाय 1837, ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर है क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा कर दिया दूसरे पार्टिकल का। मनस्वी क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो जैसे जैसे दूसरे का मास बढ़ाते जाओगे रिड्यूस मास इसके बराबर होते जाएगा, क्लोज पहुंचते जाएगा। तो किसमें ज्यादा क्लोज है, ड्यूटेरियम के केस में या हाइड्रोजन के केस में? दोनों क्लोज है, लेकिन ज्यादा क्लोज किसके केस में? ड्यूटेरियम के केस में। तो ड्यूटेरियम के कह सकते हैं ऑलमोस्ट एमी है और एमी के ज्यादा नजदीक है, और हाइड्रोजन में एमी से थोड़ा कम है। मतलब ये करें तो एम डैश हाइड्रोजन लिखा और एम डैश ड्यूटेरियम लिखा, तो एम डैश ड्यूटेरियम ग्रेटर है, क्लियर? इसलिए एनर्जी ग्रेटर है डेल्टा ई फॉर एनी टू लेवल के बीच का डिफरेंस। एनर्जी ड्यूटेरियम का ग्रेटर है तो वेवलेंथ ड्यूटेरियम का कम होगा। तो अगर हाँ कुछ सर कहा जाए कि जो लाइमन सीरीज का फर्स्ट मेंबर का वेवलेंथ है वहां पे क्लोजली स्पेस 2 वेवलेंथ्स है। एक का हमने कहा कि 121.01 है और एक का 121.02 नैनोमीटर है। तो विच वन कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाइड्रोजन एंड विच वन कॉरेस्पॉन्ड्स टू ड्यूटेरियम? क्या बताओगे बच्चों? किससे मैं पूछूं? श्रितोष, इसमें कहा जाए इसमें से एक हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग है और एक ड्यूटेरियम के कॉरेस्पॉन्डिंग है। श्रितोष बता पाओगे? नहीं तो लिख लो यार, पूरा लिखे नहीं हो, लिखो। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम it is found that there are closely spaced two wavelength closely spaced two wavelength for every member of the series. This indicates that there exist isotopes of hydrogen. Actually, this was the basis of discovery of deuterium. This was the basis of discovery of deuterium. फिर लिखो, if we consider motion of electrons around center of mass of electrons plus nucleus system, if we consider
लिख रहा हूं बच्चों, आवाज जा रही है क्लियरली? इफ वी कंसिडर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around center of mass of nucleus and electron system instead of around nucleus, then me का मतलब m into e नहीं, me सबस्क्रिप्ट में मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, me should be replaced by reduced mass m dash, reduced mass m dash। फिर लिखोगे in case of hydrogen m dash h or m dash d, m dash h is slightly less than m dash d, so energy of the energy for any particular transition मतलब मैं एनर्जी कंपेयर कर रहा हूं हाइड्रोजन का और ड्यूटेरियम का, so this will be the situation for any particular transition, that means जो हाइड्रोजन का ले रहे हैं वही ले रहे हैं, 2 से 1 ले रहे हैं तो इसका भी 2 से 1, इसका 3 से 1 तो इसका भी 3 से 1। और ये जो लिख रहा हूं ये स्लाइटली ग्रेटर लिख रहा हूं बच्चों, स्लाइटली ग्रेटर देन दिस, so lambda corresponds to hydrogen is slightly greater than lambda corresponding to deuterium। एक सवाल लिखो बच्चों, कंसीडर ए हाइपोथेटिकल एटम इन which mu meson is revolving around a proton mu meson has mass 207 me and mass of the proton is mu motion has mass to itna and same charge as electron, mass of the proton is 136 me, then find energy of ground state of this atom। ground state of this atom।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? 1 2 3 4। अच्छा, इसका आंसर थर्ड विल बी करेक्ट, बिकॉज बाकी सारा चीज सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स के जगह पे म्यू मेसॉन है जिसका मास ये है, चार्ज तो वही है, तो एवरीथिंग विल रिमेन सेम। सिर्फ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो मास लिखते थे उसके जगह पे अभी एमडेस लिखेंगे, और एमडेस कितना हो जाएगा 207 Me m1 इंटू m2 1836 Me डिवाइड बाई 1836 Me प्लस 207 Me। ठीक है, सो 207 Me इंटू 1836 डिवाइड बाई, दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 6 और 4 204। ये 207 है, 204 के आसपास है लगभग। तो ये स्लाइटली 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे, ये रफली 186 आ जाता है ना। तो मुझे लगता है ये सबको क्लियर हो गया। 13.6 तो ऐसे था, और ये पुट कर दिया तो 186 का फैक्टर आ जाएगा। What will be radius of first orbit? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा म्यू मेसॉन के केस में? तो याद है रेडियस में क्या आता है बच्चों, आर इजकल टू किधर था, पाया मास किधर था, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? कोई चेक करके बताओ। डिनोमिनेटर में मास था, है ना। सो अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस पूछ रहा r1, तो क्या हो जाएगा, बोर्स रेडियस a0 डिवाइड बाई 186 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स 0.53 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 186 विल बी आंसर। अब आईआईटी पूछेगा तो दे देगा 186 से मल्टीप्लाई कर देगा, एक में डिवाइड करेगा, एक में 207 से मल्टीप्लाई करेगा, एक में 207 से डिवाइड करेगा। नेक्स्ट इज एटॉमिक कॉलिजन्स। आईआईटी इस पे भी सवाल पूछा, और एक जनरली बुक्स में तुम्हें ये नहीं मिलेगा, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। मान लो एक हाइड्रोजन है at rest and a neutron is moving with some kinetic energy K collide with the hydrogen atom। अब ये कोलिजन इलास्टिक भी हो सकता है और इनइलास्टिक भी हो सकता है।
बच्चों अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तब तो बहुत ही सिंपल सा है। क्या होगा, अगर ये रेस्ट में है, ये मूव कर रहा है, तो अपना वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटरचेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, there is some loss of kinetic energy। अब हम लॉस की बात करें काइनेटिक एनर्जी का, तो वो लॉस कहाँ गया। जब हम नॉर्मल मैकेनिक्स में हम लोग डिस्कस करे थे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो बोलते थे मटेरियल डिफॉर्म हो गया, उसके डिफॉर्मेशंस में कुछ एनर्जी चला गया। बट यहां पे एटम क्या डिफॉर्म होगा, सो एनर्जी लॉस करने का क्या तरीका हो सकता है, किस फॉर्म में एनर्जी लॉस हुआ होगा। रेडिएशन एमिट कर सकता है। रेडिएशन इमिट करेगा। रेडिएशन कैसे इमिट करेगा, कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। बहुत बढ़िया सब जवाब दिया है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, है ना, और फिर बाद में वो ग्राउंड स्टेट में आएगा और रेडिएशन इमिट करेगा। तो क्या इस कोलिजन्स में, जब एटॉमिक कोलिजन्स की बात करें, तो क्या कुछ भी एनर्जी लॉस हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का, एनी फ्रैक्शन लॉस हो सकता है, या सर्टेन अमाउंट ही लॉस हो सकता है, डिस्क्रीट एनर्जी ही लॉस हो सकता है। डिस्क्रीट होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू, ए शार्प एनर्जी रिक्वायर्ड है, कोई भी एनर्जी से काम नहीं चलेगा, है ना। सो इन इलास्टिक कोलिजन्स में अगर लॉस होगा एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, तो वो कितना कितना हो सकता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दिस इज द मिनिमम लॉस। कोई कहेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लॉस हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। 10.2 का होगा, और कौन सा हो सकता है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, और क्या हो सकता है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो सकता है, एंड सो ऑन। एंड 13.6 के बाद तो कंटिन्यूअस लॉस हो सकता है। क्लियर। टेन पॉइंट टू से कम लॉस नहीं हो सकता है। अब पूछा जाए कि एक न्यूट्रॉन है एंड दिस इज मूविंग विथ एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोलाइड विद द हाइड्रोजन एटम, टाइप ऑफ कोलिजन क्या होगा, तो टाइप ऑफ कोलिजन क्या हो सकता है बताना। टाइप ऑफ कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक, इजंट इट। इनइलास्टिक हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसके पास एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10.2 का लॉस कैसे कराएगा। बच्चों ये एकदम अच्छे समझना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, जेई मेन में तो आईजीटी जा सकता है। सो द कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक, और अगर ये रेस्ट में है और ये मूव कर रहा है 10, ये मैंने कहा, तो ये रेस्ट में आ जाएगा और ये उसी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा। केस 2, के पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है सपोज, और ये हाइड्रोजन रेस्ट में है, न्यूट्रॉन्स मूव कर रहा है, कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक या मे बी इलास्टिक। क्या ये इनइलास्टिक की पॉसिबिलिटी है, तुम लोग पढ़े होगे, याद होगा, किसी को तो आंसर बताओ। प्रतीक, सर ने क्या बताया था, इनइलास्टिक हो सकता है इसमें। हाँ सर, हो सकता है। ठीक है, प्रतीक ने कहा हो सकता है, और कोई।
आदित्य सूर्यवंशी, ऋतुजीत, श्रीतोष ने कहा इनइलास्टिक हो सकता है। बच्चों इसमें भी इलास्टिक ही होगा, अभी यही समझाना है मुझे, ठीक है। अब सुनना, ये ऑलमोस्ट सेम मास का है। सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस किस टाइप के कोलिजन में होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक में सबसे ज्यादा लॉस है ना। तो चूंकि लॉस कराना है, 10.2 का लॉस कराना है, तो कम से कम इसके पास कितना एनर्जी हो कि 10.2 का एनर्जी वो लॉस करे। हमारा सवाल ये है, न्यूट्रॉन्स के पास मिनिमम कितना एनर्जी हो कि एटलीस्ट 10.2 का लॉस करे। तो हम लोग कौन सा केस डिस्कस करेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक। क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक में सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है। तो कितना होता है? इसका मास m, इसका भी मास m, हाफ m v स्क्वायर, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? क्या दोनों रेस्ट में आ जाएगा? नहीं, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए दोनों का वेलोसिटी v हो जाएगा। तो फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू 2m एक्चुअली मास इंटू v/2 वेलोसिटी हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से इतना। दिस इज लॉस। तो देखो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर बाई 2, 1 2 चला जाएगा, that is equal to 1/4 mv square. That means initial kinetic energy का हाफ। अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है तो जो लॉस हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी का हाफ लॉस हुआ है। हो सकता है किसमें? परफेक्टली इनइलास्टिक में। अगर इनइलास्टिक होता, सिंपल सा इनइलास्टिक, तो और भी कम एनर्जी लॉस होता। तो अगर इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये जो मैक्सिमम लॉस करा सकता है, मैक्सिमम करा सकता है, वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही करा सकता है। बट अगर इनइलास्टिक होना है तो कम से कम 10.2 चाहिए। कितना चाहिए? 10.2। मतलब ये भी कोलिजन इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक नहीं होगा। अगर मैं इसका एनर्जी कह दूं 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कोलिजन्स में भी इनइलास्टिक, और इनइलास्टिक होगा तो एक्चुअली में परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। 10.2 का लॉस हुआ, दोनों साथ साथ मूव करेगा। लेकिन अगर कोई कहे कि ये 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और कोलिजन इलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक है, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं होगा। ये 10.2 का ही लॉस किया होगा और ये दोनों कुछ वेलोसिटी से जा रहे होंगे, अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे होंगे। अगर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो भी इनइलास्टिक कोलिजन रहा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस केस में 0 नहीं रहा होगा। इस केस में क्या मेरी बात समझ में आई? 25 नहीं लेकर के मैं 25 थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं, 24 कह सकता हूं, क्योंकि 25 में फिर और एक ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा? 12.09 वाला या 12.75।
बच्चों अगर सवाल दे दे कि न्यूट्रॉन moving with kinetic energy 22 electron volt collide with hydrogen at rest, hydrogen atom at rest, collision is head on, then possible options are, ठीक है, A, neutron comes to rest and neutrons comes to rest and hydrogen move with kinetic energy equal to 22 electron volt. दूसरा, both neutron and hydrogen will move with total kinetic energy (1.6 electron volt) and hydrogen goes to, in hydrogen, electron goes to first excited state. Option C. Neutron comes to rest and hydrogen move with kinetic energy (11.6 electron volt). Option D. बस इसी तीन में, मतलब तीन में बताओ कि क्या कौन सा ऑप्शन सही है। मान लो डी ऑप्शन ये दे दिया, बोथ न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन मूव विथ टोटल काइनेटिक एनर्जी 11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड हाइड्रोजन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद फिर सिचुएशन चेंज होगा, फिर एक्साइटेड स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा, फिर ये फोटोन इमिट करेगा। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहला कि इसके पास सफिशिएंट एनर्जी अगर कोलाइड का, इट डजंट मीन कि कोलिजन जो है वो इन इलास्टिक ही होगा, इलास्टिक भी हो सकता है, तो इलास्टिक ए भी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और अगर इन इलास्टिक हुआ है, इन इलास्टिक हुआ है तो ये सर्टेनली
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस हुआ होगा और 12.09 सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाने का सवाल ही नहीं है। वो भी ऑप्शन हम दे सकते थे इसमें कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज एनर्जी का लॉस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैक्सिमम हो सकता है। तो 10.2 के बाद जो आता है 12.09 आता है, तो 11 तो आता है, 11 का हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो जो भी होगा एक्साइटेड स्टेट, ऑप्शंस मैंने सारे नहीं पुट किए, आईआईटी पूछ सकता है, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मैक्सिमम जा सकता है। अब अगर हम बी की बात करें तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज टोटल जो एनर्जी है 10.2 का लॉस हुआ है, एक्साइटेड स्टेट में गया, तो बचा जो एनर्जी है 12 माइनस 10.2 11.6, तो यहां अगर 11.6 होता है तो सही होता। क्लियर ना? नहीं एक सेकंड, 11.6 नहीं, 10.2 का लॉस हुआ तो 11.8 ना, सॉरी 11.8, गड़बड़ कर रहा हूं मैं। वन 1.6 क्यों लिखा था? इलेवन पॉइंट 11.6 नहीं। अच्छा ये सवाल तो हो ही नहीं सकता बच्चों कि न्यूट्रॉन रेस्ट में आ जाए और ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, इसका काइनेटिक एनर्जी 11.8 हो। क्या ये पॉसिबल है? ये क्यों नहीं पॉसिबल है? मैक्सिमम लॉस काइनेटिक एनर्जी बाय 2 का ही होता है, k/2 का। हाँ तो 10.2 का लॉस किया ना, 10.2 का लॉस हुआ, 10.2 ऐड कर दो 22 आ जाएगा। हाइड्रोजन मोस्ट विद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 11.8। क्या दिक्कत आएगी सी ऑप्शन में? ऋतुजीत, बच्चों अगर सी ऑप्शंस लेंगे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि जितना मोमेंटम इसके पास है बाद में मोमेंटम इसके पास उतना होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो अगर ये रेस्ट में अगर सिर्फ ये मूव करा तो इसके पास 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो इसका उतना मोमेंटम नहीं है जितना इसका रहेगा शुरुआत में, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन को वायलेट करेगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये हो सकता है, इसमें हमने ये नहीं दिया है कि न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन में कौन सा रेस्ट में आ गया, दोनों मूव कर रहा है, दोनों का नेट काइनेटिक एनर्जी इतना है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है डी, तो ए पॉसिबल है और बी क्या हो जाएगा? बी रॉन्ग बोला था ना मैंने। नेक्स्ट लिखो, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जो ये हर्ट्ज है वो हेनरिक हर्ट्ज नहीं है, ये दूसरे हर्ट्ज है, उनके कजिन नहीं, नेफ्यू होंगे शायद, ये गुस्टॉव हर्ट्ज करके है। तो ये
फ्रैंक अलग साइंटिस्ट, हर्ट्ज अलग साइंटिस्ट, दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया, ये एक्सपेरिमेंट बताता है देयर एग्जिस्ट एनर्जी लेवल्स इन एटम्स। उन्होंने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि देयर एग्जिस्ट एनर्जी लेवल्स, मतलब कोई भी कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है, देयर आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इन एटम, जो बोर्स ने बताया है ना। तो बोर्स ने जो बताया वो हाइड्रोजन्स के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, बट दूसरे के लिए वो फेल हो गया था। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द बोर्स मॉडल। लेकिन और भी एटम्स में एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है, ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है। लिख लो इसको। बच्चों ये एक्सपेरिमेंट क्या था, वो उसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो ये। बच्चों एक सिस्टम है जहां पे ये थर्मियोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला एंड देन इसको एक्सलेट किया, और इसको वेरी कराया। ये एक्सलेट का इलेक्ट्रॉन्स एक्सलेट हो रहा है और यहाँ पे गैसियस एटम्स इन गैसियस स्टेट। ठीक है, ये एटम गैसियस स्टेट में है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, सपोज Fe का हो या कोई भी है, और यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहा है थ्रू द थर्मियोनिक इमिशन। ये एक्सलेट किया, अब ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन किया और यहाँ पे गैसियस स्टेट है, तो इससे क्या किया, एटम से
कोलाइड किया। अब इस कोलिजन्स में चूंकि एटम का मास बहुत ज्यादा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर इलास्टिक कोलिजन होता है बच्चों, तो ऑलमोस्ट ये तो बहुत हैवी है, तो ये क्या होगा, उसी वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाएगा, ये एनर्जी लॉस नहीं कर पाएगा। जैसे एक बॉल है, दीवार पे मारते हैं तो उसी वेलोसिटी से वापस आ जाता है अगर इलास्टिक है तो। दीवार को कुछ इंपार्ट नहीं करता एनर्जी, दीवार को कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स अगर कोलिजन्स हुआ एटम से, तो कोलिजन्स अगर इलास्टिक है तो ये सेम स्पीड से वापस आ जाएगा, एटम को कोई एनर्जी नहीं देगा। ठीक है। अब कभी ये इधर हुआ और यहाँ पे एक ग्रिड है जिससे इलेक्ट्रॉन्स पास कर सकता है, एटम नहीं पास कर सकता। और इसके इधर अगर गया है तो यहाँ पे पोटेंशियल उल्टा कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियल ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, हाई पोटेंशियल ऐसा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर किधर लगेगा, इधर, तो ये अपोज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर जाने के लिए। तो क्या देखा गया, यहाँ जो V0 हमने लगाया है इससे ये थोड़ा कम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी दिया तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, इसमें करंट है। जैसे जैसे ये बढ़ाते जाएंगे, इसका ये बढ़ते जाएगा, करंट बढ़ते जाएगा, इसका वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी होगा तो यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो क्या देखा गया, ग्राफ ड्रॉ किया गया बिटवीन आई वर्सेस ये वेलोसिटी वोल्टेज। तो ये बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज अगर गया, उसके बाद सडनली करंट डिप हो गया। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट सडनली डिप हो गया, फिर वोल्टेज और बढ़ाया तो फिर करंट बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, फिर एक वोल्टेज पे फिर से डिप आया, फिर ऐसे इंक्रीज हुआ। ये ग्राफ देखना, I वर्सेस V, ये V बढ़ा रहा है, ये वाला V, तो करंट बढ़ रहा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे डिप हुआ, फिर और बढ़ाते गए, फिर करंट बढ़ना शुरू हुआ, फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे डिप हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बताना चाह रहा है, ये जो डिप क्यों हो रहा है, ये क्या समझाना चाह रहा है, इससे क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो उन्होंने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि इलेक्ट्रॉन्स अभी कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन कर रहा था, कोई भी एनर्जी इसको इंपार्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इसके पास इतना एनर्जी आ गया कि इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दे, मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स के एटम को अपने ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में लेके चला जाए, अगर इतना एनर्जी है सफिशिएंट, तो ये अपना इतना एनर्जी इसको प्रोवाइड कर देगा। और ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। अपना एनर्जी इसने क्या दे दिया, यहाँ लॉस कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कम हो गया, जब इधर जाएगा तो इसके पास एनर्जी कम है, तो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, रुक जाएगा बीच में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जी कोलिजन्स में लॉस करा और यहां तक नहीं पहुंचा, इसलिए करंट सडनली डिप हो गया। लेकिन फिर और बढ़ाते गए तो फिर कुछ एनर्जी मिला, कुछ करंट पहुंचने लगा, फिर एक और वैल्यू आएगा कि इसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक भी ले जा सकता है। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अगर ले जा रहा है तो फिर से उतना एनर्जी लॉस कर दिया कि यहां तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर थोड़ा डिप होगा। सो दिस इज द ग्राफ। तो ये सारी चीज बता रहा है कि दीज आर द, इस पोटेंशियल पे इतना एनर्जी लेवल है, इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज सेकेंड एनर्जी लेवल एंड काइंड ऑफ थिंग। मतलब ये नहीं, सॉरी, ये हाइट,
ये EV नॉट, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल। तो मैंने ये समझा दिया क्या होता है, बहुत डिटेल में इसको जानने की जरूरत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट लेजर मैंने पढ़ा रहा हूं, तुम लोग खुद से पढ़ लेना, लेजर HC वर्मा से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जेईई मेन में हो सकता है आइडिया पूछ दे, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। लेजर का किसी को पता है क्या होता है फुल फॉर्म? देख लेना, बहुत सारे एग्जाम में तो लेजर का फुल फॉर्म पूछा था, बच्चे रट्टा मारते रहते हैं। एक्चुअली लेजर होता ये है कि अगर एटम्स को एक्साइट किया तो उससे जो फोटोन्स निकल रहे हैं, जो एनर्जी निकल रहा है, सब रैंडम होता है, अलग, उसका फेज अलग होता है, सेम फेज में नहीं होता है। तो कुछ ऐसा मेथड हो कि लाइट जो हो सेम फेज में हो, सेम फेज में प्रोड्यूस हो। अगर सेम फेज में बहुत सारा लाइट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होता है, वो उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे अगर लेजर्स को तुम यहां से सेंड किए, लेजर बीम को, तो वो कोहेरेंट होता है, तो यहाँ से मून तक जाकर वापस आ सकता है लेजर बीम। अदरवाइज अगर ऐसे नॉर्मल हम लाइट भेजेंगे तो कुछ ही दूर में जाकर के वो फिर क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, कोहेरेंसी नहीं रहती है, फेज डिफरेंस अलग अलग रहता है। और प्रसाद ने बता दिया कि सर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, एम्प्लीफाई करना, अगर सेम फेज में होगा तो एम्प्लीफाई हो जाएगा, और स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका आइडिया क्या है वो बताता हूं। जैसे कोई एटम है और ये यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट है और एक एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पे गया, फिर ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, एक फोटोन इमिट करेगा, दूसरा एटम दूसरा फोटोन इमिट करेगा, और वो दोनों कोहेरेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर सोचो कि ये अभी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया और अभी एक और फोटोन्स इस पे इंसिडेंट करा दिए, इसी मान लो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है गैप, एनर्जी डिफरेंस, सपोज हाइड्रोजन को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये 10.2 का फोटोन्स का ये इमिट करता है, एक और 10.2 का इस पे आ गया, अब ये वापस आएगा और ये फोटोन्स दोनों एक साथ निकलेंगे और वो सेम फेज में होते हैं। दो फोटोन्स निकला जो सेम फेज में होंगे, फिर ये किसी दूसरे पे गया और फिर उसको एक्साइट किया, एक्साइटेड स्टेट में था, उसको भी निकाल दिया, तो सब सेम फेज में लाइट निकलेगा। मैं भी बहुत अच्छे से नहीं जानता हूं, तो स्टिमुलेटेड कर रहे हैं, स्टिमुलेट किया इसको। अब बात करोगे कि सर आपने तो बताया था कि जब ये यहां से एक्साइटेड स्टेट में गया तो ये तो इमीडिएटली वापस आ जाता है। यस, इमीडिएटली वापस आ जाता है, कितना टाइम में, 10⁻⁸ सेकेंड में लगभग। तो हम लेजर के लिए ये मटेरियल यूज नहीं करेंगे जिसका स्टे टाइम 10⁻⁸ सेकेंड है। इतना कम टाइम में दूसरे लाइट में फोटोन्स जा ही नहीं पाएगा, वो इमिट हो जाएगा। बट देयर आर सम मटेरियल जिसमें स्टे टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, मेटा स्टेबल बोलते हैं उसको। देयर आर सम मटेरियल जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में कुछ मिली सेकेंड में रहता है, ऐसे मटेरियल्स को ही हम यूज करते हैं फॉर द लेजर प्रिपरेशन। ठीक है, तो अब तुम थोड़ा सा अच्छी बात पढ़ लोगे, देखना कितना समझ में आता है, बहुत डेप्थ में इसके बारे में पूछेगा नहीं। 21 सवाल में पूछा फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट।
फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बताता है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम, ए का हो जाएगा सेकेंड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और डेविसन जर्मर क्या बताता है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेविसन जर्मर और एक थे जेपी थॉम्पसन। डेविसन और जर्मर दो अलग साइंटिस्ट हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर किया था। और एक और थे जेपी थॉम्पसन। ऐसे ही जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूं, ये इंडिपेंडेंटली किया, ये इंडिपेंडेंटली किया, लेकिन नाम यही बोलते हैं, डेविसन जर्मर ही बोलते हैं। तीनों को नोबेल प्राइज मिला था फॉर दिस डिस्कवरी, जो इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव नेचर है ये बताने के लिए। तो एक बहुत अच्छी बुक है जिसको मैं पढ़ता हूं, तो उसमें बड़ा अच्छे से लिखा है कि जे थॉम्पसन ने बताया कि देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, जे थॉम्पसन। और उनके नेफ्यू हुए जीपी थॉम्पसन, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स इज ए पार्टिकल, और ही गॉट नोबेल प्राइज, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी के लिए। और उनके नेफ्यू, उनके बेटा ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इज ए वेव, और उनको भी नोबेल प्राइज मिला। दिस इज समथिंग लाइक फैमिली बिजनेस अबाउट इलेक्ट्रॉन्स को कुछ कहता है नोबेल प्राइज ले लेता है, किसी दूसरे ने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ और कहा, नोबेल प्राइज ले गया। ऐसे ही जब फ्रैंक हर्ट्ज अभी डिस्कस कर रहे थे, हेनरिक हर्ट्ज अलग थे जिनके नाम पे हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट दिया है। और अभी जो हमने फ्रैंक हर्ट्ज डिस्कस किया था, दिस इज गुस्टाव हर्ट्ज, उनके नेफ्यू थे। चलो बच्चों, तो ये हो गया ऐसे ही नॉलेज साइंस के बारे में। आज का क्लास यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगा वो होगा एक्सरे। एक ही क्लास में फिनिश करेंगे एक्सरे। बाय बच्चों।